हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइंस के उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 2022 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए। पहला प्रश्न देखते हैं, डीसी और एसी जनरेटर के बीच सबसे आवश्यक अंतर क्या है। डीसी और जो एसी जनरेटर है, जनरेटर का यूज किस लिए किया जाता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, नहीं बिजली उत्पन्न के लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें जो मुख्य अंतर है दोस्तों क्या होता है, जो डीसी जनरेटर होता है इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्थायी चुंबक हम इसमें क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और जो एसी जो जनरेटर होता है उसमें हम विद्युत चुंबक का हम क्या करते हैं? इसमें इस्तेमाल करते हैं। हमारे घरों में कौन सी करंट होती है? एसी करंट होती है। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और एक होती है डीसी करंट। जो एसी होती है दोस्तों ये क्या करती है? अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। जो डीसी है ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती है। जो अल्टरनेटिव जो करंट होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों कितनी होती है? 50 हर्ट्ज इसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। जो डीसी के जनरेटर होते हैं इसमें स्थायी चुंबक यूज किया जाता है, एसी में विद्युत चुंबक। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डायग्राम से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। नेफ्रॉन का ये क्या है? नेफ्रॉन का डायग्राम दिया गया है। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाता है। आपको एक भाग का नाम बताना है। इसमें आपको बताना है कि निम्नांकित आकृति मानव के वृक्क का नेफ्रॉन को दर्शाती है। कौन सा भाग संग्रह नलिका है? यानी संग्रह नलिका कौन सा है? तो जो लंबे वाला भाग होता है दोस्तों ये क्या होती है? संग्रह नलिका होता है। यानी ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, संग्रह नलिका। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सी वाला जो ऑप्शन सी है, जो ये सी वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं, ये एक प्रकार की नलिका होती है यानी कि ट्यूब होती है। ठीक है। और जो बी होता है इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है। जो बी वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? ब्लड को यहाँ पे क्या होता है? छानते। जो किडनी में जो ब्लड आता है ना वो यहाँ से सीधा इसमें जाता है, वो किसको क्या करता है? छानता है। ठीक है। और जो डी वाला भाग है ये क्या होगी? वृक्क यानी कि किडनी धमनी यानी कि वृक्क धमनी। ठीक है, क्या होंगे? वृक्क धमनी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो लंबे वाला जो ये होता है, ये वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? संग्रह नलिका बोलते हैं। ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एचआईवी एड्स विषाणु द्वारा जो फैलता है इसका संक्रमण किससे नहीं हो सकता? संक्रमण चार ऑप्शन दिए गए। हाथ मिलाने से संक्रमण होता है, स्तनपान से। तो इसका जो सही आंसर है हाथ मिलाने। ठीक है दोस्तों, छूने से एचआईवी एड्स नहीं होता है। ठीक है, एचआईवी एड्स छूने से नहीं होता है। हाँ, इससे हो सकता है, स्तनपान से हो सकता है, यौन संपर्क से हो सकता है, रक्त आदान से, यानी आप ब्लड डोनेट करते हैं, यानी यदि किसी में एचआईवी कोई पॉजिटिव है जो ब्लड डोनेट करता है तो फिर हो सकता है, लेकिन छूने से नहीं होता है। ठीक है। इसका एक टेस्ट होता है दोस्तों, एचआईवी के लिए एक टेस्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एलिसा टेस्ट। ठीक है, एलिसा टेस्ट इसको बोलते हैं। एलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेट। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो कोशिका झिल्ली में गैसों का आदान प्रदान किस प्रोसेस के द्वारा होता है दोस्तों? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है विसरण, यानी कि डिफ्यूजन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण? डिफ्यूजन के कारण क्या होती है? जो गैसें होती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करती है? मतलब विसरण करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको बताना है। सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उसकी माँ के वंशानुगत होते हैं। ठीक है, क्या ये सही है गलत है? दोस्तों जो ऑप्शन ए है ये क्या है? गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए जो माता के पास कौन से गुणसूत्र होते हैं? माता के पास एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और फादर के पास क्या होते हैं? फादर के पास कौन से होते हैं? एक्स वाई। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सभी जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है? फादर के द्वारा ही क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है। यानी कि कोई बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, ये किसके गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है? फादर के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए एक्स 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 गर्ल, यदि माता के एक्स गुणसूत्र और पिता के एक्स गुणसूत्र आएंगे तो क्या बनेगा? लड़की लड़की जन्म होगी। ठीक है, लड़की का जन्म होगा। यदि मान लीजिए फादर का वाई गुणसूत्र और माता के पास तो सेम ही एक्स ही गुणसूत्र रहेंगे, तो एक्स और वाई से क्या बनेगा? एक्स और वाई से बॉयज बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है? एकदम से मतलब एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, जो मानव जो गुणसूत्र होते हैं युग्मित नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। मानव जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों ये युग्मित नहीं होते हैं। ठीक है, कितने गुणसूत्र होते हैं? 40 होते हैं, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। अब कुछ प्राणी जैसे घोंगा होता है दोस्तों, ये क्या कर सकता है? लिंग परिवर्तन कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है, घोंगा क्या है? लिंग परिवर्तन कर सकता है। और देखिए ऑप्शन 4 है, लिंग
विभिन्न जातियों में विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है। ये भी एकदम सही है दोस्तों। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो लिंग होता है दोस्तों वो क्या है, जैसे कछुआ है, तो उसका जो लिंग निर्धारण हो, कछुआ का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है, टेम्परेचर के द्वारा। यदि 25 डिग्री के आसपास सेल्सियस टेम्परेचर रहता है ना, तो क्या होता है, वो इससे कम रहता है तो नर बनता है, इससे ज्यादा रहेगा तो मादा बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे 2, 3 और 4 ऑप्शन सही है, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट, ये क्या है, गलत है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, ठीक है, किसकी बात हो रही है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान कौन क्रमशः एनोड और कैथोड पर इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें देखिए दोस्तों क्या बोला गया है कि इसमें 2NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे की जाती है, इसका जल अपघटन किया जाता है, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, इसमें क्लोरीन गैस बनेगी, और कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनेगी। और जो क्लोरीन गैस होती है दोस्तों, ये किस कहाँ पे बनती है, एनोड में। ठीक है, एनोड में क्लोरीन बनेगी, और हाइड्रोजन कहाँ बनेगी, कैथोड में बनेगी। ठीक है, हाइड्रोजन कैथोड में बनेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो इसमें देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4, यानी कि एनोड में क्या रहेगी, क्लोरीन गैस बनेगी, और कैथोड में हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश नीला दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है, आकाश देखिए प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कम, इसमें देखिए पूरा एकदम डीपली क्वेश्चन पूछा है। इसमें देखिए क्या पूछा है कि उच्च तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, नहीं ये गलत है, कम तरंग दैर्घ्य, जो कम तरंग दैर्घ्य वाले जो प्रकाश होता है ना, उसके प्रकीर्णन के कारण ही आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, प्रकीर्णन के और उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे सन होता है, सूर्यास्त के समय और सूर्य उदय के समय सन क्या होता है, एकदम लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपको किसके कारण होता है, ये भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता, जो छोटे जो अत्यंत सूक्ष्म जो कण होते हैं ना, वो उनमें क्या होता है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन उनमें सबसे ज्यादा होता है। जो अत्यंत जो सूक्ष्म जो कण होते हैं उनमें नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सही आंसर क्या था, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है, किसने दी थी आधुनिक आवर्त सारणी, हेनरी मोजले ने। ठीक है, किसी समूह के नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। जब आप समूह में नीचे की ओर आते हैं ना, तो क्या होता है, परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि जो शेल होते हैं ना, जो कोश होते हैं ना, जो कक्षक होते हैं ना, उनके बीच क्या होता है, जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि कोशों की संख्या क्या हो जाती है दोस्तों, इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, कोशों की संख्या बढ़ जाती है, और धात्विक गुण होता है वो भी क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। ठीक है, धात्विक गुण बढ़ जाता है, और संयोजकता दोस्तों क्या होती है, ये घट जाती है, बढ़ती नहीं है, संयोजकता घट जाती है। और क्या होता है दोस्तों, इसमें आवेश भी घट जाता है, यानी जो नाभिकीय आवेश होता है ये भी क्या होता है दोस्तों, ये भी घट जाता है। अगर आप आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अधात्विक गुण बढ़ते हैं। ठीक है, कोशों की संख्या घटती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को खोने की जो प्रवृत्ति होती है दोस्तों, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। आइए दोस्तों आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स से मतलब कनेक्टेड होती है, जो बनी होती है, जो हड्डी किससे बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, स्नायु। ठीक है, स्नायु हड्डी को हड्डी से, जिसे हम लिगामेंट भी बोलते हैं। और मांसपेशी जो मसल होती है, मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है, उसको बोलते हैं हम टंडन, यानी कि कंडरा भी उसको हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैं आपको सारा का सारा जितने भी क्वेश्चन है सेट वाइज बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें क्या बोला कि मान लीजिए कि किसी परिपथ में 220 वोल्टेज विद्युत आपूर्ति वाली लाइन पर कई विद्युत लैंपों का उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, और बल्बों की रेटिंग क्या है, 20 वाट है। ठीक है, निर्देशित शक्ति P दे रखा है 20 वाट। यदि अधिकतम स्वीकार्य धारा 10 एम्पियर है और 220 वोल्टेज लाइन के दोनों तारों के बीच एक दूसरे के समांतर क्रम में संयोजित किए जाने वाले लैंपों की कुल संख्या हमें इसमें ज्ञात करनी है। आपको मैं इसको बड़ी स्क्रीन में बताता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, P दे रखा कितना, यहाँ पे 20 वाट दे रखा है P। ठीक है, करंट 10 एम्पियर दे रखा है, वोल्टेज 220 दे रखा है। हमें पता है कि P बराबर क्या होता है, VI होता है। ठीक है, और ओम के नियम से मतलब जब हम इनके जो रिलेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर R होता है। ठीक है,
वी स्क्वायर आर होता है, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी। आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर दोस्तों हो जाएगा पे पी आर बराबर होगा वी स्क्वायर अपॉन पी। क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। इस फॉर्मूले से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, आर की वैल्यू आ जाएगी 2420 ओम। ठीक है, 2420 ओम आर की वैल्यू है। अब ये जो आर है ना, ये किसमें, श्रेणी क्रम में नहीं है, समांतर क्रम में है। तो 1/rp कितना आ जाएगा, 1/rp आ जाएगा आपका कितना, 2420 अपॉन एन, क्योंकि एन बल्ब है, हमें पता नहीं कितने बल्ब है। और जो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्रतिरोध हो गया। ठीक है, 2420 जो दोस्तों जो ये प्रतिरोध है, ये किसके बराबर हो जाएगी, वी अपॉन आई के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगी, वी अपॉन आई के बराबर हो जाएंगे। दोस्तों जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो v की वैल्यू रखेंगे और i की वैल्यू रखेंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110। इसमें क्या हो जाएगी, 110 लैंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है। ठीक है, इसमें बताया गया कि दी गई अभिक्रिया के लिए सही अभिक्रिया परिस्थितियों का चयन कीजिए। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या जरूरत होता है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ठीक है, पौधे जो क्या करते हैं, जो पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो किसमें स्टोर होता है, ये किसमें स्टोर होता है, स्टार्च में स्टोर होता है। किसमें स्टोर होता है, स्टार्च में स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, 10 ओम वाले प्रतिरोध में 5 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का मान निकालना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, आर दे रखा है इसमें 10 ओम, कितना ओम दे रखा है, आर 10 ओम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, इसको हम सेकंड में बदलेंगे तो 300 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, और आई एम्पियर कितना दे रखा है, 5 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी आई स्क्वायर यानी कि 25 इंटू 10 इंटू 300। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 75। ठीक है, 3 जीरो लगा लो, और इसको मतलब साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 इंटू 10 की पावर 4 जूल। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मात्रक आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों, अक्सर हम मात्रक से भी कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रो आर एल ए, इनके बीच संबंध बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इनके बीच देखिए संबंध दोस्तों क्या है, इनके बीच में मैं आपको बताता हूँ। आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू, आर बराबर है, लेकिन यहाँ पे सारा का सारा गलत है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसको देखिए यहाँ पे निकालेंगे हम, इसकी वैल्यू निकालेंगे। रो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा दोस्तों, आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आर इंटू आर बराबर, रो बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आर रो बराबर आर ए अपॉन एल। ठीक है, क्या आ जाएगा, रो बराबर आर ए अपॉन एल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाया जाता है। कौन सा पार्ट सिर्फ पादपों में पाया जाता है दोस्तों, प्लांट्स में पाया जाता है, यानी कि क्रिएचर में नहीं पाया जाता ये। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, यानी कि जो लवक होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, सिर्फ किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये दोस्तों 3 टाइप होते हैं इनके। ठीक है, इनके दोस्तों क्या होता है, जो जो लवक होते हैं 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ग्लूकोप्लास्ट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये ग्रीन होता है। ठीक है, जो लाइसोसोम होता है इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोलते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद के रूप में विकसित है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, भ्रूण, जो भ्रूण होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या होता है, बीज है, जो बीज से क्या बनेगा, भ्रूण बनता है, भ्रूण से क्या होता है, नवोद्भिद बनता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्धन डैश की इकाई है, यानी कि आवर्धन की इकाई क्या है, जो एम होता है दोस्तों, एम क्या होता है, जैसे हम दर्पण की बात करते हैं तो इसमें देखिए माइनस वी अपॉन यू होता है। अब देखिए दोनों के दोनों क्या है, मान ली इसकी वी अपॉन यू यानी एच एच ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए दोनों सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, मतलब दोनों के दोनों ये कट जाएंगे मात्रक, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, डायोप्टर यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है ना, लेंस से उसको डायोप्टर नापते हैं। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है बल का मात्रक। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों,
1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है, यानी कि 10 की पावर 5 डाइन 1 न्यूटन बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, आवर्धन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक 4 सेंटीमीटर ऊंची सुई को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, किसकी बात हो रही है, अवतल लेंस के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। सुई के प्रतिबिंब, किसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, H1 कितना दे रखा है, बड़ी स्क्रीन में आपको बता देता हूँ। H1 यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, हाइट दे रखी है यहाँ पे, कितनी हाइट दे रखी है यहाँ पे, H1 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। F कितना दे रखा है, -30, क्योंकि अवतल लेंस की बात हो रही है, ठीक है। U कितना दे रखा है, -45 सेंटीमीटर। H2 हमें दोस्तों इसमें क्या है, निकालना है, ठीक है। हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, ये क्या है दोस्तों, लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो दोस्तों इसके बाद देखिए थोड़ा और आगे, इसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इससे क्या निकल जाएगा, v की वैल्यू निकल जाएगी, v की वैल्यू -18 इसमें निकल जाएगी, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें इसमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई के लिए हमें आवर्धन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होती है, m बराबर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि v/u, ये दोनों क्या होती है, वैल्यू बराबर होती है। तो ये हो जाएगा 18/45 और हाइट ऑफ इमेज अपॉन 4, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, तो कितना निकल जाएगा, 18 चौको 72, 72/45 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.65 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल से फॉर्मूले लगाने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.6, यानी कि ये सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 ओम प्रतिरोध वाले कुंडली ए और 5 ओम प्रतिरोध वाले कुंडली बी को समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह में रखे जाने पर इन कुंडलियों में प्रेरित धारा निकालनी, हमने इसमें प्रेरित धारा, तो देखिए दोस्तों क्या होता है, जो प्रेरित धारा होती है आई बराबर क्या होती है, EMF/R होता है, ठीक है। तो पहली कुंडली में अलग प्रेरित धारा की प्रतिरोध अलग है, दूसरी में अलग हो गई, तो I1 क्या हो जाएगा, I1 देखिए दोस्तों, I1 क्या हो जाएगा, EMF/15 और I2 क्या हो जाएगा दोस्तों, EMF/5 हो जाएगा। इनका रेशियो निकालेंगे दोस्तों, इनका जो जब आप रेशियो निकालेंगे तो कितना निकलेगा, I1/I2 का जब आप रेशियो निकालेंगे, ये आ जाएगा कितना, 1:3 आ जाएगा, यानी कि I1 की वैल्यू 1 है, I2 की वैल्यू 3 है, यानी कि जब क्या होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तनशील होता है तो इनका क्या होती है, जो प्रेरित धारा होती है क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है, ठीक है। I1 की वैल्यू दूसरी है, I2 की वैल्यू दूसरी है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्य तो होते हैं, जो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है यहाँ पे, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केन, यानी कि जिनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो संतृप्त जो ये क्या होता है, जो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम स्थिर होते हैं, ये दोस्तों एकदम गलत है। ये क्या होते हैं, मतलब असंतृप्त यौगिक होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ज्यादा स्थिर होते हैं, ठीक है। संतृप्त क्या होते हैं, मतलब संतृप्त क्या होते हैं, असंतृप्त से ज्यादा स्थिर होते हैं। आकर्षण, ये तो बिल्कुल गलत है, असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, ऑप्शन थर्ड दोस्तों इसका क्या राइट आंसर है। जो संतृप्त यौगिक होते हैं ना, वो क्या होते हैं, असंतृप्त यौगिकों की तुलना में क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। मैं आपको इनका फॉर्मूला भी, सिंपल फॉर्मूला भी बता देता हूँ, आगे अगले क्वेश्चन में आपको इसका सारा फॉर्मूला बता देंगे। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को, इसकी बात हो रही है, सिल्वर नाइट्रेट, इसके जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड के विलयन में मिलाए जाने पर क्या मिलता है। इसको देखिए यहाँ पे रिएक्शन देखिए, इसकी बात हो रही है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, AgNO3 की बात हो रही है, ठीक है। AgNO3 की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, NaCl से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो क्या मिलेगा हमें, AgCl बनेगा, क्या बनेगा, AgCl बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। जो AgCl होता है, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि तल में बैठ जाता है, ये किस कलर में होता है, व्हाइट कलर का होता है, किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। तो इसमें क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड बनेगा सफेद अवक्षेप के साथ, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 है, इसमें क्या बोला है, किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण यानी कि कौन के मिरर की बात हो रही है, 21 सेंटीमीटर सामने रखा गया 21 सेंटीमीटर पर, ठीक है। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 7, पीछे वाली जितनी वस्तु सब प्लस में आती है। अब यहाँ तक तो ये एक क्वेश्चन था। अब यहाँ पे यदि कोई वस्तु
यदि कोई व्यक्ति वस्तु को खिसकाकर दर्पण के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाता है, पहले कितने में थी 21 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर ले जाता है, उस कंडीशन में प्रतिबिंब किस कंडीशन कितनी दूरी में बनेगा, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब की दूरी सेंटीमीटर में हमें निकालनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में, इसमें हम क्या करेंगे, यू की वैल्यू निकाल, यू कितना है -21, वी कितना है दोस्तों 7 है, क्योंकि पीछे बना है प्रतिबिंब। यहाँ पे दर्पण फॉर्मूला लगा 1/f बराबर 1/u, ठीक है, 1/v u प्लस 1/v, ठीक है। तो यहाँ पे निकल जाएगा क्या, f की वैल्यू, यहाँ पे आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो f की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, f 1/f की वैल्यू निकल जाएगी 2/21 निकल जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या बोला है कि जो वस्तु है उसको खिसका के आगे कर दिया गया, इतना मतलब 14 सेंटीमीटर आगे कर दिया है। इसमें हमने v निकालना कि जो प्रतिबिंब वो कहाँ बनेगा, डायरेक्ट लगेगा, यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा, दर्पण सूत्र ही लगेगा। मैं आपको डायरेक्ट लगा देता हूँ, 2/21 बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/v कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आप 2/21 प्लस 1/14 है, सॉरी 14 है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर v की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, v की वैल्यू आ जाएगी +6 में, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा +6, ठीक है, +6 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था। निम्न में से कौन सा एल्कीन एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन देखिए दोस्तों, एक होता है एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। एल्केन क्या होता है, CnH2n+2, ये होता है एल्केन। एल्कीन का क्या होगा, CnH2n, एल्कीन हो जाएगा। और एल्काइन का क्या होता है, ये होता है एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है, एल्काइन, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका इसका और भी दोस्तों नाम होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जो एल्कीन होता है दोस्तों, जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं ना, जो एल्कीन होते हैं दोस्तों, उनको क्या बोलते हैं, उनका कुछ अलग नाम भी होता है। जैसे एल्केन को क्या बोलते हैं, पैराफिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केन को पैराफिन बोलते हैं, ठीक है। जो एल्कीन को क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं ओलिफिन बोलते हैं, ओलिफिन बोलते हैं, ठीक है, इनको ओलिफिन बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है। चूना पत्थर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। तो कौन सा यौगिक है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन बता देता हूँ, इसकी रिएक्शन क्या है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, इसी को चूना बोलते हैं, और पानी यानी कि वाटर बनेगा। ये जो रिएक्शन होती है ना, इसको, ये कौन सी रिएक्शन है दोस्तों, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। क्योंकि दोस्तों जो क्या होता है, जो CO2 होता है ना, किस प्रकृति का होता है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ये जो कैल्शियम कार्बन चूना पत्थर भी एक सॉल्ट टाइप का ही होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन ए इसका क्या है, एकदम राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसमें बताना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है वो कहाँ पर होता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। यदि आपको रेलवे की कोई सी भी बुक का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें।